हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आमंत्रण क्लासेज में मैं शंकर झा स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी के तहत हम लोग सबसे चर्चित पर्यावरण और पारिस्थितिकी के अंतर्गत आने वाला टॉपिक जो COP26 सम्मेलन हुआ है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस सम्मेलन के हर एक पहलू पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस सम्मेलन में क्या क्या आउटपुट आया है, किस पृष्ठभूमि में हुआ था, क्या विश्व के सामने जो है सो पर्यावरण के क्षेत्र में चुनौती है। तो प्रत्येक डायमेंशन से इस क्लास पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन क्लास की शुरुआत करने से पहले जो आपको सूचनाएं देते हैं वो आप एक बार सुन लीजिए, फिर हम आपके क्लास को आगे बढ़ा देंगे। तो आपका जो आमंत्रण क्लासेज ऐप है और आमंत्रण क्लासेज यूट्यूब चैनल है, आपको इस पर क्या क्या सुविधाएं मिलती है। तो सबसे पहली सुविधाएं आपको इस पर मिलती है कि यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी का क्लास मिलता है, जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों ही दृष्टिकोण से उपयोगी है। दूसरा, आपको प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज मिलेगा। टेस्ट सीरीज का डिस्कशन भी होगा और फिर मुख्य परीक्षा के टेस्ट सीरीज का आपको मॉडल आंसर भी दिया जाएगा। तीसरा, आपको सामान्य अध्ययन से संबंधित सभी विषयों के क्लास लेक्चर मिलेंगे। अभी आपको करंट अफेयर्स का मिल रहा है, पॉलिटी का क्लास मिल रहा है, आने वाले समय में अन्य सब्जेक्ट की भी क्लास आपके लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। चौथा, आपको भूगोल और ऑप्शनल पेपर जो इतिहास है वो भी आपके लिए उपलब्ध होगा। निबंध की कक्षाएं आपके लिए आयोजित की जाएगी। साथ ही यदि आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो भूगोल और इतिहास का जो नेट जेआरएफ का सिलेबस है वो भी आपका कवर कराया जाएगा। तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर इस संबंध में आपके पास किसी भी प्रकार की क्वेरी है, आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और फ़ोन से आप उनसे बात कर सकते हैं। साथ ही ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको क्लास से संबंधित जो टाइम टेबल होता है, जो क्लास PDF होता है और जो अन्य चीज़ें होती है क्लास की टाइम की जानकारी, वो सभी आपको समय समय पर वहाँ से उपलब्ध होता रहेगा। और आज ही मैंने सामान्य अध्ययन से संबंधित 2 PDF डाले हैं टेलीग्राम लिंक पे, जो आप निकाल लेंगे। साथ ही साथ अब मेरा क्लास जो आप मेरे ऐप पर भी देख सकते हैं, जो आमंत्रण क्लासेज ऐप के नाम से है। तो इस क्लास ऐप को आप लिंक के थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके सामने स्क्रीन पर है, या फिर आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर इस लिंक को इसको डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आप इस ऐप पर भी क्लास ले सकते हैं। जो क्लास आपको यूट्यूब चैनल पर मिलता है उससे कहीं ज़्यादा और सारी क्लासें आपको ऐप पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो ज़रूर आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। तो आइए हम आपको क्लास में लिए चलते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो जैसे सबसे पहले ही आपको बताया कि वर्तमान में विश्व के समक्ष कई चुनौतियां हैं, जिसमें जलवायु परिवर्तन सर्वप्रमुख चुनौती सामने में। तो उसी के पृष्ठभूमि में यूनाइटेड नेशन का एक संगठन है, जिसको हम लोग UNFCCC कहते हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, इसको कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कहते हैं। तो इसी संगठन के द्वारा जो है कोप सम्मेलन का आयोजन कराया जाता है, जो अभी स्कॉटलैंड के ग्लासगो में संपन्न हुआ है। तो उसी के हर एक डायमेंशन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो टॉपिक चर्चा में क्या है ये जानेंगे, कहने का क्लियर अर्थ है कि ये टॉपिक चर्चा में क्यों है। दूसरा, कोप क्या होता है ये जानेंगे। सम्मेलन का जो ये आयोजन हुआ था इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था ये हम लोग जानेंगे। फिर सम्मेलन के समक्ष प्रमुख चुनौती क्या थी, किस प्रकार की चुनौती के पृष्ठभूमि में ये सम्मेलन आयोजित हुआ जो देखेंगे। फिर जो डिक्लेरेशन घोषणा पत्र आया है उसमें किस किस पॉइंट को समाहित किया गया है, क्या क्या निष्कर्ष निकल कर आए हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर सम्मेलन की सीमाएं क्या है, क्या इसमें कमियां रह गई वो हम लोग देखेंगे। और फिर आगे का मार्ग क्या हो सकता है, किस तरीके से जलवायु परिवर्तन पर कंट्रोल किया जा सकता है, इसके लिए क्या उपाय किया गया है, इन तमाम पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये जो समसामयिकी का पेपर है आपके यूपीएससी के पेपर 3 में आपका ये आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा आपका पेपर 3 में, जहाँ पर इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का सेक्शन है। प्रीलिम्स में भी आ सकता है और स्टेट पीसीएस में आपके जहाँ पर भी पर्यावरण और पारिस्थितिकी के सेक्शन है वहाँ पर, और फिर ये समसामयिकी जो करंट अफेयर्स का एरिया होता है उस दृष्टिकोण से भी पूछा जा सकता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। तो ये जो COP26 सम्मेलन है ये कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो ब्रिटेन के स्कॉटलैंड के ग्लासगो में संपन्न हुआ है। तो आने वाला जो कोई भी प्रीलिम्स एग्जाम होगा
उसमें ये प्रश्न जरूर होगा कि कोप 26 सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ है और ये 1 नवंबर से 12 नवंबर के बीच हुआ है। हालांकि एक दिन और चला है, 13 नवंबर तक ये सम्मेलन चला है। ये सालाना बैठक होती है, इसकी वार्षिक बैठक होती है, लेकिन 2020 में कोप सम्मेलन का आयोजन नहीं हुआ था। और 2020 में कोप सम्मेलन का आयोजन इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि पूरा विश्व कोविड-19 के कारण जो है सो स्वास्थ्य से संबंधित इस चुनौतियों का सामना कर रहा था। पूरी आवागमन के साधन बंद थे, इंटरनेशनल फ्लाइटें बंद थी, इसलिए क्या हुआ था कि ये सम्मेलन आयोजित नहीं हुआ था। नहीं तो 2020 के में ही स्कॉटलैंड के ग्लासगो में ये सम्मेलन प्रस्तावित था जहां पर होना था। इस सम्मेलन में यूरोपीय संघ शामिल होता है। यूरोपीय संघ कहने का अर्थ है कि यूरोपीय संघ में अब ब्रिटेन के अलग हो जाने के बाद 27 देश शामिल हैं। पहले ब्रिटेन शामिल था 28, लेकिन ब्रेक्जिट हो जाने के बाद 27। तो इस 27 देश के अलावा 196 अन्य देश भी शामिल होते हैं, यानी कि विश्व के 196 और प्लस 27 इतने देश जो हैं एक कॉप कॉन्फ्रेंस में शामिल होते हैं। अर्थात यह विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में शुमार है। इससे बड़ी कोई अंतर्राष्ट्रीय बैठक नहीं होती है। तो प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर हुआ है, ये कब होना था और किस प्रकार का ये कॉन्फ्रेंस है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि कोप होता क्या है। तो इसको हम लोग बेसिकली कहते हैं COP कहते हैं। तो ये जो कोप होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, यह कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहलाता है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहने का क्या अर्थ हुआ कि ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो सदस्य राष्ट्र हैं, तो UN के जलवायु परिवर्तन के जो पक्षकार देश हैं, यूनाइटेड नेशन के जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो संधि है, उस संधि के जलवायु परिवर्तन संधि के पक्षकार देशों का क्या है, संधि के पक्षकार देशों का ये सम्मेलन है जो वार्षिक तौर पर क्या होता है, आयोजित किया जाता है। तो पक्षकार देशों का क्या है, ये वार्षिक बैठक है। पहली बार ये कब आयोजित हुआ था, तो 1995 में कोप कॉन्फ्रेंस का पहली बार आयोजन किया गया था। और जैसे मैंने पहले बताया था कि ये जो कोप कॉन्फ्रेंस का आयोजन होता है ये किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCC के द्वारा ये कराया जाता है। और UNFCC अस्तित्व में कब आया था, ये 1992 में जो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। 1992 में कौन सा समिट हुआ था, तो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन। इसी प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन जिसे रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, इसे और किस सम्मेलन के नाम से जानते हैं, तो चूंकि ये ब्राजील के रियो डी जैनरो में हुआ था, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, रियो सम्मेलन के नाम से जानते हैं। तो इसी पृथ्वी प्रथम शिखर सम्मेलन में ये अस्तित्व में आया था और इसी के द्वारा UNFCC के द्वारा कोप कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है, जिसका पहला सम्मेलन 1995 में हुआ था। जलवायु, इसका उद्देश्य क्या है, तो जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर एक फ्रेमवर्क तैयार करना, रूपरेखा तैयार करना कि किस तरीके से कार्बन इमिशन उत्सर्जन को रोकना है, किस तरीके से टेक्नोलॉजी का विकास किया जाए ताकि जो कार्बन इमिशन है उसको कंट्रोल किया जाए, जलवायु परिवर्तन को रोका जाए। ये सारा का सारा जो टेक्निकल एस्पेक्ट है जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में शोध कार्य को प्रोत्साहन देना, ये UNFCC का कार्य है। फिर यह भी एक स्ट्रेटजी निकालता है कि किस तरीके से कार्बन उत्सर्जन में कमी लाई जाए। और जैसे यहाँ लिखा भी है कि ये UNFCC के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो कोप जो है इसे कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज कहते हैं, जो यूनाइटेड नेशन के जलवायु परिवर्तन से जो संबंधित संधियां हैं उनके पक्षकार देशों का सम्मेलन है। पहला कोप कॉन्फ्रेंस 1995 में आयोजित हुआ था। अभी जो स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ है ये कौन सा सम्मेलन है, 26 सम्मेलन है। और इसका आयोजन कौन करता है, तो UNFCC के द्वारा कराया जाता है। UNFCC का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कहते हैं। ये अस्तित्व में कब आया था, तो 1992 में जो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसको हम रियो सम्मेलन भी कहते हैं, जो ब्राजील के रियो डी जैनरो में हुआ था, उसी में अस्तित्व में आया था ये। अब है आपका कि ये जो कोप 26 सम्मेलन हुआ है इसका उद्देश्य क्या था, किस पर्पस से ये सम्मेलन बुलाया गया था।
तो जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए जो 2015 में पेरिस समझौते का आयोजन किया गया था, तो पेरिस समझौता और यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज के तहत जो लक्ष्य हासिल किया जाएगा, किस तरीके से लक्ष्य रखा जाए, किस प्रकार से उसे अचीव किया जाए, इस पर ये आयोजित था। यानी कि एक जो पेरिस क्लाइमेट कन्वेंशन हुआ था, ये जो पेरिस क्लाइमेट कन्वेंशन था, ये जलवायु परिवर्तन पर 21वां सम्मेलन था, इसलिए हम लोग इसको COP21 के नाम से जानते हैं। तो पेरिस कन्वेंशन के फ्रेमवर्क को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये एक प्रमुख इसमें एजेंडा था। दूसरा इसमें क्या था कि नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की समीक्षा, यानी इसको संक्षिप्त में हम लोग क्या कहते हैं, INDC कहते हैं, इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। ये बेसिकली क्या था कि पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो हुआ था 2015 में, उसमें सदस्य राष्ट्रों ने यह घोषित किया था, सभी राष्ट्रों ने अपने INDC लक्ष्य घोषित किए थे कि वो कब तक और कितनी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाएंगे। हालांकि ये INDC गोल जो था ये बाध्यकारी नहीं था, ये सभी देशों के लिए स्वैच्छिक था, इसलिए इस पर बहुत हद तक काम हो नहीं पाया था। भारत ने भी अपने INDC गोल 2030 तक के लिए धारण के लिए थे, जिसमें 3 टारगेट शामिल था। तो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो कार्बन उत्सर्जन कमी से संबंधित था, पहला इसमें जो कार्बन सिंक कैपेसिटी विस्तार करने का प्लान था, और तीसरा इसमें क्या था कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई है। ये 3 था INDC गोल में, और इसी 3 पॉइंट के तक हर एक राष्ट्र को अपने INDC गोल घोषित करने थे। तो जो घोषित किए गए थे पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में, उस क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई है, इसकी समीक्षा। और तीसरा था कि 2050 तक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन शून्य करने के लिए जो महत्वाकांक्षी नीति है ये घोषित करना था, किस तरीके से इसको अचीव किया जाएगा, कैसे करना होगा, इस पर। आपने देखा भी हो कि भारत ने 2070 तक का टारगेट लिया है, यूरोपीय यूनियन का पहले से 2050 तक का घोषित है, जो रूस है, जो चीन है, जो सऊदी अरब है, 2060 तक का समय लिया है कि हम इतने समय तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो नेट जीरो उत्सर्जन क्या है, ये हमने एक वीडियो में पढ़ाया है, वो यूट्यूब के प्लेलिस्ट में है भी, तो आप उसको देख सकते हैं। तो किन उद्देश्यों से, 3-4 उद्देश्य हो गए। पहला कि पेरिस क्लाइमेट कन्वेंशन के जो समझौते थे उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, ये। दूसरा, जो उसी पेरिस क्लाइमेट कन्वेंशन में जो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की घोषणा की गई थी प्रत्येक राष्ट्र के द्वारा, तो उस क्षेत्र में कितनी प्रगति किस राष्ट्र ने की है, इसकी समीक्षा करना। फिर हम नेट जीरो उत्सर्जन तक कैसे पहुंचे, कैसे उस लक्ष्य को प्राप्त करें, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर, इसी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। अब ये जो सम्मेलन आयोजित हुआ था, इस सम्मेलन के समक्ष प्रमुख चुनौती क्या थी, ये हमें ध्यान में रखना है। तो इस सम्मेलन के समक्ष जो सबसे पहली चुनौती थी कि सभी देशों को 2010 की तुलना में 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 45% तक क्या करना है, कम करना होगा। ये कार्बन उत्सर्जन 45% तक कम क्यों करना होगा, ताकि हम नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य की ओर बढ़ सकें, ताकि हम कहाँ बढ़ सकें, नेट जीरो उत्सर्जन की ओर बढ़ सकें, नेट जीरो उत्सर्जन की ओर बढ़ सकें। तो नेट जीरो उत्सर्जन की ओर बढ़ने के लिए क्या करना होगा कि 2010 के तुलना में 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में हमें 45% तक की कमी करनी होगी। दूसरा जो चुनौती था कि 2009 से ही ये चर्चा में है कि विकसित देशों के द्वारा विकासशील देशों को क्या होगा, $100 अरब का एक ग्रीन क्लाइमेट फंड दिया जाएगा, जो अभी तक गठित नहीं हो पाया। ये 2009 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में सम्मेलन हुआ था जलवायु परिवर्तन पर, उसमें पहली बार चर्चा में आया था। वहीं से यह है कि विकसित देश विकासशील देशों में एडेप्टेशन के लिए, वनीकरण के लिए, अन्य जो वहाँ पर जलवायु परिवर्तन के शमन के लिए उपाय हो सकते हैं, $100 अरब का ग्रीन क्लाइमेट फंड देंगे, लेकिन अभी तक वो गठित नहीं हो पाया है। तो वो कैसे होगा, इसको भी इसमें शामिल किया जाना था, और आप देखेंगे कि इस पर चर्चा हुई है आगे चलकर, तो ये भी इसका एक एजेंडा था। फिर था कि 21वीं सदी के अंत तक 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान
बढ़ने देने का जो लक्ष्य हमने पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में लिया था वो कैसे अचीव किया जाए, क्योंकि वर्तमान में 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ चुका है और अभी इस शताब्दी में 79 ईयर बाकी है। तो 79 ईयर में कितना टेम्परेचर बढ़ेगा, ये तो आने वाले समय में बहुत सारा कैलकुलेशन है कि जिस दर से तापमान बढ़ रही है अगर उसी दर से बढ़ती है तो ये 2.5 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक बढ़ जाएगा। तो यह भी चुनौती था कि पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में हमने जो ये निर्णय लिया था कि हम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान अधिक नहीं बढ़ने देंगे 21वीं शताब्दी के अंत तक। तो इस दिशा में आपको काम करना, और यदि अगर आप इस दिशा में काम नहीं करेंगे तो फिर ये तापमान अभी 1.1 डिग्री बढ़ गया है, आगे और तेजी से बढ़ेगा। फिर चौथा इसमें क्या था कि ग्रीन प्रौद्योगिकी के ट्रांसफर काम होता है। ग्रीन प्रौद्योगिकी का अर्थ होता है कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी जो विकासशील देशों में कार्बन उत्सर्जन को कम करे, वहाँ औद्योगिकरण को प्रोत्साहन दे, वहाँ रोजगार का सृजन करे, ताकि ग्रीन इकोनॉमी का वहाँ पर विकास करे। तो चूंकि इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है वो विकसित देशों के पास है, जैसे अमेरिका है, कनाडा है, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन है, तो इन देशों को इस प्रकार की टेक्नोलॉजी विकासशील और तृतीय दुनिया के देशों को ट्रांसफर करने हैं। ये भी जो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था उसी का पार्ट है, लेकिन आज तक विकसित देशों ने ईमानदारी पूर्वक किसी देश को ग्रीन टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर नहीं किया। या आप इसको ये भी समझ सकते हैं कि ये ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जिसको हम इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी कहेंगे। इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी कहने का क्या अर्थ होता है कि वह टेक्नोलॉजी जो हमारे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास को भी बनाए रखे और पर्यावरण के ऊपर भी कोई निगेटिव प्रभाव ना डाले, उसको हम इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसी को ग्रीन टेक्नोलॉजी कहेंगे। तो ये विकसित देश विकासशील देश को देंगे नहीं देंगे, ये भी एक चुनौती है। फिर यदि आपको नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश और शोध कार्य को बढ़ावा देना होगा, क्योंकि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी है इसकी टेक्नोलॉजी जो बहुत सारी है अभी तो कुछ रिसर्च के क्षेत्र में है। जैसे आप देखोगे कि जो संलयन आधारित ऊर्जा है वो है, और जो कई सारी ऊर्जाएं हैं अभी रिसर्च के क्षेत्र में है। तो एक ये है। दूसरा क्या है कि इसकी टेक्नोलॉजी महंगी भी है। तो रिसर्च के क्षेत्र में होने और टेक्नोलॉजी महंगी होने के कारण क्या है कि ये गरीब देश जो अल्प विकसित पिछड़े हुए देश हैं उनसे पहुंच के बाहर है। अब जब उनके पहुंच के बाहर है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इनकी विकसित देशों की उनको ये उपलब्ध कराएं ताकि वहां भी क्या हो, सतत विकास को बढ़ावा मिले। क्योंकि ये जो अल्प विकसित और गरीब मुल्क हैं, ये जो आज जलवायु परिवर्तन का परिणाम भुगत रहे हैं, ये किसका परिणाम है? जो विकसित देशों के द्वारा औद्योगिक क्रांति से लेकर अब तक कार्बन का उत्सर्जन किया गया, उसका परिणाम इन्हें भुगतना पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है विकसित देशों की कि वो गरीब देश, पिछड़े देश, द्वीपीय देश, इनको इस तरह की पूंजी और टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराएं ताकि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग, शोध कार्य को बढ़ावा मिल सके। और साथ ही साथ जीवाश्म ईंधन के उत्पादन और उपभोग में किस कदर कमी लाई जाए ताकि हम जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है, काफ़ी तेज़ी से आगे जा रहा है, हम इसको कंट्रोल कर सकें, हम नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो उद्देश्य क्या था, 4 पॉइंट वहाँ बताया, और किस प्रकार के चुनौती में ये सम्मेलन हुआ है ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें जो ये कॉन्फ्रेंस हुआ है इसमें क्या क्या पॉइंट निकल कर आया है वो आपको बताएंगे, और जितने भी पॉइंट आए हैं निकल कर उसमें भारत की एक प्रमुख भूमिका रही है। तो हम दोनों को कॉमन ले लिए हैं कि जलवायु परिवर्तन में जो पॉइंट निकल कर आया है वो और भारत। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्कोप कॉन्फ्रेंस में क्या क्या निकल कर सामने आया है। तो कोप कॉन्फ्रेंस में जो निकल कर सामने आया है वो क्या क्या आया है। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि भारत ने नेट जीरो उत्सर्जन का अपना टारगेट घोषित किया है। और भारत ने जो नेट जीरो उत्सर्जन का टारगेट घोषित किया, ये कब तक के लिए घोषित किया है? तो 2070 तक। इसका अर्थ ये होता है नेट जीरो उत्सर्जन का कि 2070 तक एक तो भारत कार्बन उत्सर्जन काफ़ी कम करेगा, और जितना कार्बन उत्सर्जन करेगा उतना उसके सिंक करने की कैपेसिटी भी होगी, यानी कि बैलेंस करने की क्षमता होगी, तो उसको नेट जीरो उत्सर्जन कहेंगे। तो भारत ने भी घोषित किया, और जैसे मैंने पहले ही बताया था कि यूरोपीय यूनियन के जो देश हैं, यूरोपीय यूनियन के देशों ने
नेट जीरो उत्सर्जन के लिए 2050 का समय धारण कर रखा है। भारत का आपके सामने है कि भारत ने इसके लिए 2070 तक का समय लिया है, जबकि जो रूस है, जो चीन है और जो सऊदी अरब है, जो बहुत ही बड़े मात्रा में कार्बन उत्सर्जन करते हैं, इन मुल्कों ने 2060 तक के लिए टारगेट रखा है कि हम नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो कुल मिलाकर पहला जो कंक्रीट एक मैसेज निकल कर आया कि इस सम्मेलन में नेट जीरो उत्सर्जन को एक वरीयता दिया गया। यूरोपीय यूनियन ने, भारत ने, रूस ने, चीन ने, सभी देशों ने ये घोषित किए हैं। दूसरा, जलवायु परिवर्तन का किसान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस बात को सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने उठाया था। तो जलवायु परिवर्तन का किसानों के ऊपर जो है सो क्या है कि काफ़ी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। परेशानियां और चुनौती का जोरदार तरीके से सामना करना पड़ा। आप खुद अपने देश, मुल्क को देखिए, अपने राज्य को देखिए कि जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है। कहीं पर वर्षा अधिक हो रही तो फ्लड की समस्या, वर्षा कम होने से सूखे की समस्या, अचानक ओलावृष्टि हो रही है, लेट से भारत में मानसून रिट्रीट होकर गया, कहीं फॉरेस्ट फायर की घटनाएं हो रही है, कहीं सूखा। तो प्रत्येक प्रकार की जो चुनौती है वो किसानों को करना पड़ा, और किसान की चुनौती राष्ट्र की चुनौती है। यदि किस जलवायु परिवर्तन के कारण अभी ओलावृष्टि हो जाए, फसल खराब हो जाए, तो किसान को हानि तो होगी ही, साथ ही साथ देश की खाद्य सुरक्षा प्रभावित होगी, देश की अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव पड़ना शुरू होगा। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो जलवायु परिवर्तन के कारण किसान सबसे अधिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, हमें इसलिए इसको सोचना है कि कैसे हम उनकी चुनौतियों को, उनको बाहर निकालें। तीसरा, इसमें एडेप्टेशन पर बल दिया। एडेप्टेशन करने का अर्थ है कि बदलाव के मुताबिक जीवन शैली को बदलने पर प्रधानमंत्री ने जोर दिया। ये भी भारतीय प्रधानमंत्री का कहना था कि अर्थात जिस तरीके से ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रही है, तो हमें, और चूंकि ये जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हुआ है वो किसके कारण, तो मानव की जो भौतिकवादी सोच है, जो भौतिकवादी संस्कृति को लेकर वो आगे बढ़ रहा है, उसका ये परिणाम है। तो इस ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए और इस परिस्थिति में अपने आप को एडॉप्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, अपने लाइफ स्टाइल, अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाने की जरूरत है। जीवन शैली में परिवर्तन लाने की जरूरत क्या है कि हम कृत्रिमता से थोड़ा सा प्रकृति की ओर जाएं, प्रकृति का संरक्षण करें। जैसे कि मान लीजिए कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन कम करें, सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें। तो हम ऐसे जीवन शैली अडॉप्ट करें, ग्रहण करें, ताकि हम पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाएं। फिर चौथा जो प्रधानमंत्री ने बात इस सम्मेलन में उठाया वो था कि स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल, किसको शामिल किया जाना चाहिए, तो जलवायु परिवर्तन को एक विषय के रूप में क्या होना चाहिए, स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को पहले से ही इसके बारे में पता रहे और उसको अवेयर किया जा सके कि जलवायु परिवर्तन क्या है, किन कारणों से होता है, इन चीज़ों को नियंत्रित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो चूंकि जाहिर सी बात है कि इससे पहले का जो जनरेशन था उनके पास इसकी बहुत जानकारी नहीं थी, तो वर्तमान जनरेशन जो है इसका सामना कर रहा है। लेकिन यदि हम अभी इसको स्कूली पाठ्यक्रम में दे देते हैं तो ऑब्वियसली क्या होगा कि बच्चे पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, और निस्संदेह वो आने वाला जो जनरेशन होगा जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील और अधिक जो है सो वो कार्यशील जनरेशन होगा। तो इस बात की भी प्रधानमंत्री ने पहल की कि ये होना चाहिए। चौथा, पांचवा जो इस सम्मेलन में निकल कर आया कि ग्लोबल सपोर्ट की वकालत की प्रधानमंत्री ने कि जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों को अनुकूलन के लिए क्या होना चाहिए, ग्लोबल सपोर्ट की जरूरत है। यानी कि जो देश हैं विश्व के, जैसे मान लीजिए अफ्रीका के देश हैं, दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं, ये कई सारे द्वीपीय देश हैं, भारत जैसे सभी देश हैं, तो जलवायु परिवर्तन का जो सामना करें तो विकसित देशों के पास तो पूंजी है, टेक्नोलॉजी, थोड़ा बहुत वो इसको कर भी लेते हैं एडजस्ट। लेकिन ऐसे देश जिनके पास ये सुविधाएं नहीं है और जिनका जलवायु परिवर्तन में नगण्य योगदान है, लेकिन फिर भी उनको इन विनाश की परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, तो यह विश्व का कर्तव्य बनता है कि ऐसे देशों को ग्लोबल तौर पर सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि वहाँ पर अनुकूलन को बढ़ावा मिल सके। फिर छठा पॉइंट प्रधानमंत्री जी ने और इस सम्मेलन में क्या निष्कर्ष किया, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में तो आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए एक वैश्विक गठबंधन के निर्माण की बात प्रधानमंत्री ने कही।
यानी कि जाहिर सी बात है कि इस जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हुआ कि विभिन्न प्रकार के आपदाओं में वृद्धि हुई है। आप देख लो कि मौसमी आपदाएं जो होती है वो फ्रिक्वेंट आने लगी है, चाहे वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हो, ओला पड़ना हो, वर्षा अधिक होना हो, सूखा पड़ना हो, कोल्ड वेव हो, हीट वेव हो। इस बार आपने देखा था कि गर्मी के सीजन में ब्रिटेन और कनाडा सब की क्या स्थिति थी। तो इस तरह की परिस्थितियां जो हो गई है, सो इन जलवायु परिवर्तन, ट्रॉपिकल साइक्लोन की परिस्थितियां देखें तो इस जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न जो प्राकृतिक आपदा है और जो निसंदेह मानव जनित है एक तरीके से, क्योंकि मानव ने इतने प्रकृति में हस्तक्षेप किए हैं कि प्रकृति अब उसका फीडबैक देना शुरू कर दिया है। तो इससे लड़ने के लिए जरूरी है कि एक ग्लोबल गठबंधन हो जो डिजास्टर के क्षेत्र में काम करे और डिजास्टर को रिड्यूस करने के लिए काम करे। तो एक ग्लोबल गठबंधन की बात इसमें की गई है जो आने वाले समय में हो सकता है कि अस्तित्व में आ जाए। सातवां ग्रीन क्लाइमेट फंड का मुद्दा है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि 2009 में ये सुर्खियों में है जब डेनमार्क के कोपेनहेगन में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था, लेकिन अभी तक ये $100 अरब का ग्रीन क्लाइमेट फंड गठित नहीं हो पाया है। होना कैसे है? विकसित देशों को करना है, विकासशील देशों को देना है। किस लिए? तो वहाँ पर किस तरीके से अनुकूलन को बढ़ावा मिले, किस तरीके से समन कार्यों को बढ़ावा मिले, किस तरीके से जो है विकास कार्यों को बढ़ावा मिले, पारिस्थितिकी विकास को बढ़ावा दिया जा सके। इसलिए ये ग्लोबल क्लाइमेट फंड बनने हैं जो अभी तक बन नहीं पाया है। आगे इसके बारे में और आपको बताएंगे। तो 7वां पॉइंट। 8वां पॉइंट क्या है कि पेरिस समझौते की समीक्षा की गई कि पेरिस समझौते के कई ऐसे बिंदु थे जिसकी समीक्षा की गई और उसमें जो था कि 21वीं सदी के अंत तक हमें 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक रोकना है, उसका फिर वही टारगेट लिया गया कि इससे अधिक बढ़ने नहीं देना। ये COP26 में भी हुआ है। और इसका जो आर्टिकल 6 था, आर्टिकल 6, इसकी भी समीक्षा की गई और पेरिस समझौते के आर्टिकल 6 को लागू करने की बात की गई है। आर्टिकल 6 में क्या है ये आगे आ जाएगा। फिर बेसिक देशों की बात भारत ने मंच पर रखी। तो बेसिक देश में भारत के साथ साथ और कौन है? तो इसमें भारत है, ब्राजील है, दक्षिण अफ्रीका है और चीन है। तो इन देशों की बात ने भारत ने मंच पर रखा और सख्त जमदार तरीके से कि हम लोग तो रिस्पॉन्सिबल, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो तो हम निर्वहन करेंगे ही, लेकिन विकसित देशों की अधिक जिम्मेदारी है, उनको अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। तो बेसिक देशों को, और आप देखेंगे कि अभी पूरी की पूरी जो सिनेरियो रही है ये जलवायु परिवर्तन की, इस पर भारत एक नेतृत्वकर्ता देश के रूप में उभर कर आया है। ये जितने भी पॉइंट आपको बताए हैं 9 पॉइंट तक, ये सभी प्रधानमंत्री के द्वारा इस सम्मेलन में उठाए गए इस मंच पर, और भारत एक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर कर आया है। तो निसंदेह भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इतनी बड़ी तवज्जो दी गई और भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा उठाए गए बातों को स्वीकार किया गया। भारत के जो वन पर्यावरण मंत्री उनके द्वारा उठाए गए बातों को स्वीकार किया गया। ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत के बढ़ते हुए साख का सूचक है। 10वां, इसमें एक और चीज तय किया गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिडेंट आइलैंड स्टेट, यानी जलवायु परिवर्तन के कारण जो सबसे ज़्यादा खतरा का सामना करने वाले छोटे द्वीपीय देश हैं, उन देशों में बुनियादी ढांचा के विकास के लिए काम होना चाहिए ताकि उन देशों में एक नई आशा आए, एक नया विश्वास बहाल हो। और इसलिए कोलिएशन फॉर डिजास्टर रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के गठन का इसमें एक घोषणा किया गया, यानी कि ये भी एक गठबंधन के तौर पर प्रधानमंत्री ने बनाने के कहा कि जैसे मान लीजिए कि छोटे छोटे प्रशांत के द्वीपीय देश हैं, तो इन द्वीपीय देशों पर जलवायु परिवर्तन का खतरा सबसे अधिक है, क्योंकि जैसे जैसे आइस की मेल्टिंग हो रही है, सी लेवल राइज कर रहा है, वैसे वैसे इन द्वीपों के डूबने की संभावना बढ़ रही है। जबकि जलवायु परिवर्तन में इन छोटे द्वीपीय देशों का कोई खास योगदान, नगण्य योगदान होगा, नहीं के बराबर, क्योंकि छोटे द्वीपीय देश हैं, बहुत कम कार्बन का उत्सर्जन करते हैं, पर कैपिटा कार्बन बहुत कम होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरा उन्हीं के लिए है। तो इसमें यह तय किया गया कि एक ऐसा कोलिएशन यानी गठबंधन होना चाहिए जो इन छोटे द्वीपीय देशों में डिजास्टर को कम करने का कार्य करे। डिजास्टर प्रबंधन के लिए जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात की गई जो 4 क्षेत्रों में कार्य करे। खासकर किस क्षेत्र में?
तो वो चक्रवात मॉनिटरिंग का काम करे, क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन की उष्णकटिबंधीय महासागरों में बारंबारता बढ़ी है और इसकी फ्रीक्वेंसी और काफ़ी बढ़ने लगी है। कोरल रीफ मॉनिटरिंग हो, समुद्र तट निगरानी हो और जीवन और आजीविका को प्रोत्साहन मिले, इस दिशा में काम होना चाहिए। तो 9वां इसमें एक जो वेनरेबल आइलैंड है, जलवायु परिवर्तन के प्रति जो अधिक सुभेद्य आइलैंड है, उन आइलैंडों में एक नया जीवन शैली बहाल करने के लिए एक नई आशा का संचार हो, आत्मविश्वास का बहाल हो, डिजास्टर से कम नुकसान हो, मैरिन बायोडाइवर्सिटी को कम से कम नुकसान हो। हम इसके लिए साइक्लोन की मॉनिटरिंग करें, इसके लिए एक डिजास्टर रिसेलिएंट गठबंधन का निर्माण होना चाहिए, ऐसी इसमें बात सामने आई। फिर 11वां कि प्रदूषणकारी वाहनों से मुक्ति का संकल्प लिया गया, और ये कब तक, तो 2040 तक प्रदूषणकारी वाहनों से मुक्ति का संकल्प। अर्थात प्रदूषणकारी वाहन जो पेट्रोल पर चलने वाले वाहन हैं, दूसरा जो डीजल पर चलने वाले वाहन हैं, इन वाहनों से 2040 तक मुक्ति का संकल्प लिया गया, तभी हम नेट जीरो उत्सर्जन तक चलेंगे। तो हालांकि इस क्षेत्र में विश्व की बड़े बड़े कंपनियों ने भी हस्ताक्षर कर दिए हैं, बड़े बड़े देशों ने भी, लेकिन अभी भी चीन, अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, और न ही टोयोटा मोटर कार और फॉक्सवैगन ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। लेकिन अन्य जो मोटर निर्माता कंपनी है, वाहन निर्माता कंपनी, और जो देश हैं जैसे भारत हैं, अन्य जो यूरोपीय कंट्री के देश हैं, इन लोगों ने इस समझौते पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया है कि हमें 2040 तक प्रदूषणकारी मुक्त वाहनों का संकल्प लेना है, यानी कि ऐसे वाहन लाने हैं जो बेसिकली क्या हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो। आने वाले समय में इसी का अब समय इलेक्ट्रिक वाहन आएगा, और जब हम इलेक्ट्रिक वाहन लाएंगे या हाइड्रोजन ऊर्जा पर संचालित होने वाले वाहन सब लाएंगे, तभी हम पेट्रोल और डीजल वाले वाहन से इसको रिप्लेस करेंगे। तो ये टारगेट है, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा इस सम्मेलन के लास्ट दिन, जो 1 से 12 नवंबर तक होना था लेकिन ये 13 नवंबर तक चला है, तो लास्ट दिन जो इसमें कुछ महत्वपूर्ण घोषणा पत्र में आया, जिसको ग्लासगो घोषणा पत्र कहते हैं, कुछ उसमें भी कि जीवाश्म ईंधन के दहन को चरणबद्ध तरीके से कम करने का प्रस्ताव पारित किया गया, कि धीरे धीरे ग्रेजुअली, क्योंकि एकाएक नहीं किया जा सकता, जैसे जैसे नवीकरणीय ऊर्जा का इनपुट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो फॉसिल्स फ्यूल है वो कम होता जाएगा। तो हम चरणबद्ध तरीके से क्या करेंगे, इसके उत्सर्जन में कमी लाएंगे, ये प्रस्ताव में शामिल किया गया। दूसरा, सम्मेलन में कोयला के उपयोग को कम करने की योजना बनाई गई, और इस प्रकार यह पहला सम्मेलन हो गया संयुक्त राष्ट्र का जिसमें कोयला का उपयोग कम करने पर सहमति बनी है। तो जाहिर सी बात है कि यदि आप जीवाश्म ईंधन के दहन को चरणबद्ध रूप से कम करना चाहते हैं तो आपको कोयला के उत्पादन में और उपयोग में कमी लानी होगी, तो चरणबद्ध तरीके से इसमें भी। तीसरा, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का अभी भी इसमें लक्ष्य घोषित किया गया कि 21वीं सदी के अंत तक हम ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन ये बहुत हो जाएगा, क्योंकि आप देख लो कि 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड अभी तापमान बढ़ा है औसत, तब क्या स्थिति है, और अगर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है, यू जस्ट इमेजिन क्या होगा। और ये तो तब होगा कि जब हम शमन के प्रयास करेंगे, तब जाकर ये यहाँ पे रुकेगा। लेकिन यदि हमने शमन का प्रयास नहीं किया, कार्बन उत्सर्जन कम करने का प्रयास नहीं किया, तो फिर ये टेम्परेचर बढ़कर 2.5 डिग्री से लेकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है, और यदि इतना पहुंचा तो महाप्रलय की स्थिति आ सकती है। फिर इसमें यह भी कि सभी देश अगले साल कार्बन कटौती पर चर्चा करेंगे, यानी कि अगला जो कोप कॉन्फ्रेंस होगा उसमें कार्बन कटौती एक विषय होगा कि हमने जो नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य तय कर लिया है, चरणबद्ध तरीके से जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करेंगे, कोयला का उपयोग कम करना है, तो किस रेशियो से कटौती करनी है, कैसी करनी है, ये अगले सम्मेलन में तय होगा। साथ ही इसमें यह भी तय किया गया कि वनों की रक्षा करनी है, क्योंकि आज जो विश्व के वन हैं वो बड़े पैमाने पर वनाग्नि का सामना कर रहे हैं, वनाग्नि का सामना, बड़े पैमाने पर फॉरेस्ट फायर की घटनाएं हो रही है। तो वनों की रक्षा करनी, और ना ही रक्षा करनी है बल्कि वन का क्षेत्रफल भी क्या करना है, बढ़ाना है। क्योंकि ये जो वन है, ये वृक्ष यानी जो वन है,
यही धरातल पर क्या करते हैं, पृथ्वी पर कार्बन सिंक का काम करते हैं। तो हम जितना इनका संरक्षण करेंगे, जितना हम वन क्षेत्र को बढ़ाएंगे, उतना ही कार्बन सिंक का क्षेत्र क्या होगा, बढ़ेगा। और जितना ही कार्बन सिंक का विस्तार कम होगा, उतना ही हम क्या करेंगे, नेट जीरो की ओर बढ़ते जाएंगे, उतना ही हम नेट जीरो की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें यह भी तय किया गया। साथ ही साथ इसमें क्या तय किया गया, तो विकासशील देशों को 2025 तक अक्षय ऊर्जा का क्या अर्थ होता है, नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने के लिए लक्षित सहायता प्रदान की जाएगी। क्या लक्षित सहायता प्रदान की जाएगी, तो वही जो 100 अरब डॉलर का जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है वो है कि 2025 तक दी जाएगी। यहाँ पर भी फेंकने वाली बात हो गई एक तरीके से। और फिर 2015 के पेरिस जलवायु समझौते के अनुच्छेद 6 को लागू किए जाने की बात को स्वीकार किया गया, जिसमें यह शामिल है कि विभिन्न देश कैसे कार्बन उत्सर्जन में कमी करेंगे। जैसे कि प्रीवियस जो अभी लेक्चर हम लोग का शुरू हुआ था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आगे इसमें कि जो ये ग्लासगो घोषणा पत्र है, इसमें पेरिस क्लाइमेट के अनुच्छेद 6 को लागू करने की बात की गई थी। और वहाँ मैंने बताया था कि आगे इस पर चर्चा होगी। तो ये यही है अनुच्छेद 6 कि किस तरीके से कौन सा देश कार्बन उत्सर्जन में कमी लाएगा, ये लागू होगा। और ये लागू होने का अर्थ है कि इसीलिए अगला जो सम्मेलन होगा उसमें ये तय हो जाएगा कि कौन सा देश किस रेट से कार्बन उत्सर्जन में कमी लाएंगे। अब इतना था आपका 12-15 पॉइंट इस सम्मेलन का, जिसमें कुछ प्रमुख भारत के नेतृत्व में बात हुई थी और कुछ ऑल ओवर घोषणा पत्र में शामिल। अब इस सम्मेलन की जो सीमाएं हैं, क्या क्या सीमाएं रह गई है, तो सबसे पहला क्या है, इसमें जलवायु न्याय जो है की जरूरत केवल आंशिक रूप से ध्यान दे। क्लाइमेट जस्टिस का अर्थ है यहाँ पे कि ये जो जलवायु परिवर्तन की घटना है, इसके पीछे मुख्य योगदान किसका है, औद्योगिक क्रांति और उसके बाद जो जीवाश्म ऊर्जा का दहन हुआ वो। और औद्योगिक क्रांति पहले कहाँ पर हुई, तो विकसित देशों में। जाहिर सी बात है कि उसका परिणाम कौन भुगत रहे हैं, जो विश्व के छोटे गरीब मुल्क हैं, उनको उस जलवायु परिवर्तन जनित परिणाम को भुगतना पड़ रहा है। तो इसमें ये था कि जलवायु जस्टिस होना चाहिए था, ताकि विकसित देश कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते और वो छोटे द्वीपीय देश जो इस जलवायु परिवर्तन का सामना कर रहे हैं बड़े क्रिटिकल कंडीशन में, वहाँ पर अनुकूलन कैसे हो, कैसे सामाजिक आर्थिक विकास हो, इस पर कोई खास बात ध्यान नहीं। यानी कि जलवायु न्याय की जैसी बात उठी थी पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में, वो लगभग वैसे ही रह गए। फिर जलवायु वित्त के लिए कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया। जो 100 अरब डॉलर के ग्रीन क्लाइमेट फंड का था, आपने देख लिया कि 2025 तक दिया जाएगा, लेकिन कौन सा मुल्क कितना देगा, किस प्रकार से आएगा, इसकी कोई इसमें प्रक्रिया तय नहीं की गई है। तो एक तरीके से ये कागजी ही दिखाई दे रहा है। फिर इसमें क्या है कि विकसित देशों का आर्थिक रूप से कमजोर देशों के लिए कार्बन स्पेस खोलने से इनकार करना दुर्भाग्यपूर्ण है। कार्बन स्पेस का अर्थ होता है कि जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के जो वायु वातावरण है, इसमें भी कार्बन एब्जॉर्ब करने की क्षमता है ना, तो उसके जो कुल कार्बन एब्जॉर्ब करने की क्षमता है वो उसका कार्बन स्पेस है। अब हम इसमें कितना छोड़ चुके हैं, कितना हम छोड़ सकते हैं, ये सब कैलकुलेशन जो होता है कार्बन स्पेस को व्यक्त करता है। कार्बन बजट भी होता है और एक कार्बन स्पेस भी होता है। तो वो कार्बन स्पेस पर किसका कब्जा है, विकसित देशों का, क्योंकि उनके यहाँ औद्योगिकरण हो रहा है, बड़े बड़े उनके यहाँ उद्योग हैं, प्लांट है, नगरीकरण है, काफी तेजी से घटनाएं चल रही है, कार्बन अधिक उत्सर्जन कर रहे हैं, यानी कि जो उपलब्ध कार्बन स्पेस है उन पर उनका कब्जा है। जबकि जो गरीब देश हैं, जो पिछड़े हुए देश हैं, उनके लिए भी जरूरत था कि उनको टेक्नोलॉजी मिले, वहाँ औद्योगिकरण हो, इस पर कोई बात नहीं हुई। यानी कि एक तरीके से जो उपलब्ध कार्बन स्पेस है उस पर अभी भी विकसित देशों का ही कब्जा है और परिणाम भुगत रहे हैं जलवायु परिवर्तन का विकासशील देश। तो इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो कोप क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है, ये आपको हर एक एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम देंगे आपके लिए ज़रूरी है कि कहाँ पर हुआ था, किस पृष्ठभूमि में हुआ, यानी कि चुनौती क्या थी, किस उद्देश्य से हुआ था, कोप कॉन्फ्रेंस क्या होता है, सम्मेलन में जो 15 पॉइंट करीब डिक्लेरेशन में आए वो आपको बताया, फिर क्या चुनौती थी वो।
आगे का जो राह निकल कर आएगा वो कुछ किस बातों पर, तो किस तरीके से विकसित देश अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्वीकार करते हैं और साथ साथ विकासशील देश भी किस प्रकार से अपनी जिम्मेदारियों को लेते हैं। क्योंकि मूल है कि अब इसमें जितना हम नवीकरणीय ऊर्जा को तवज्जो देंगे उतना ही हम कार्बन उत्सर्जन कम करने में सफल हो पाएंगे। और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? पूंजी चाहिए, तकनीकी चाहिए, जो विकसित देशों के पास है, विकासशील देश और पिछड़े हुए देशों के पास नहीं है। तो निसंदेह ये जो महत्वाकांक्षी घोषणा पत्र है या इतना जो इसमें आपने देखा है, इस सब की सफलता निर्भर करती है एक ग्लोबल जो कहते हैं ना कोऑपरेशन, उस पर निर्भर करेगा। विकसित देश कितनी अपनी जिम्मेदारी लेते हैं उस पर, विकासशील देश भी साथ साथ पीछे से कितनी जिम्मेदारी लेते हैं उसी पर यह निर्भर करेगा। क्योंकि जलवायु वित्त प्रदान करना, ग्रीन क्लाइमेट फंड प्रदान करना, ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रदान करना, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देना, ये सारा का सारा इस पर निर्भर है। तभी हम कार्बन उत्सर्जन कम कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की ओर जा पाएंगे, अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की ओर जा पाएंगे। तो आने वाला समय बताएगा कि ये लोग कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और किस प्रकार। हालांकि एक दो इसमें पॉजिटिव हुआ कि जिस तरीके से पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुआ था और जो इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, वो अमेरिका को जलवायु परिवर्तन समझौते से बाहर लेकर चले गए थे। लेकिन अब नई अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन फिर से एक बार सम्मेलन में शामिल हुए हैं, उन्होंने भी इसको स्वीकार किया है। तो निसंदेह एक ये अच्छी बात मानी जा सकती है, क्योंकि अमेरिका के पास पूंजी भी है, टेक्नोलॉजी भी है, और यदि वो शामिल होता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तो जरूर पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस का जो बुरा हाल हुआ, जो 6 वर्षों तक उसके कोई भी प्रावधान लागू नहीं हो पाए, उम्मीद की जा सकती है कि इस ग्लासगो डिक्लेरेशन के साथ भी वैसा नहीं होगा। सभी देश मिलकर काम करेंगे, क्योंकि अब वक्त आ गया है, अभी नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि अब यदि हम जलवायु परिवर्तन को रोकने से चूक गए, उस पर यदि हमने काम नहीं किया, तो आने वाला जो हमारा जनरेशन होगा, जो आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं, वो हमें कभी माफ नहीं करेगी। क्योंकि हम उन्हें कैसा विश्व देंगे वो आने वाला समय ही बताएगा। और हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि यदि हम ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर कोई काम नहीं करते हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि इस सम्मेलन में लिए गए घोषणा पत्र सफल हों, फलीभूत हों, और हम आने वाले अपने जनरेशन को एक नया विश्व दे सकें, एक नया दृष्टिकोण दे सकें, प्रकृति की जो हानि हुई है फिर से वो एक तरीके से रिपेयर हो जाए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विदा लेते हैं। आप इस वीडियो को देखे हैं, अपना नोट्स बना लीजिएगा, लेकिन सभी लोग इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, मैं आपके लोगों के लिए कितना मेहनत करता हूं, आप इस स्लाइड से देखते होंगे। फिर ये स्लाइड मैं PDF भी आपके टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप वहां से निकाल लेंगे। इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखता हूँ कि इस वीडियो पर कितना लाइक शेयर सब्सक्राइब आता है। तो तब तक के लिए सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है। मिलते हैं अगले क्लास में।